Hello everyone, welcome back to my channel Aditi once again. So as you have seen already in the thumbnail कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को अराउंड 50 क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ फिज़िक्स के, जिसमें MCQs टाइप्स क्वेश्चन है और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल टाइप्स भी हैं एंड ऑलमोस्ट 80% जो क्वेश्चन है वो जनरल जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं थ्योरी टाइप्स हैं, राइट। तो इसके जो पहले के 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी वो मैंने प्रीवियस जो वीडियोस अपलोड किए थे फिज़िक्स के, उसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 50 क्वेश्चन शेयर कर दिए हुए हैं, राइट। तो उसके आगे के जो फर्दर क्वेश्चंस हैं 51 to 100 के, वो मैंने बोला था दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों से वो आगे के क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। सो ये कुछ ऑलरेडी प्री प्रिंटेड क्वेश्चंस हैं। बस इसका ये एक ड्रॉबैक है कि जो इसके आंसर्स हैं वो ऑलरेडी कलर्ड कर दिए हैं, बट दैट्स नॉट अ बिग इशू। आप लोगों को क्वेश्चन समझना है प्लस उसका सोल्यूशन कैसे हो रहा है, आंसर कैसे आ रहा है समझना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। क्योंकि यहाँ पे रटाफिकेशन वाला काम नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन है देख के आपने लर्न करके नहीं जाना है एग्ज़ाम में। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो माइंड में वो चीज़ बैठेगी नहीं, और कल को अगर सेम क्वेश्चन यही जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर वो क्वेश्चन आता भी है तो जस्ट बिकॉज आपने रट के वो क्वेश्चन गए हो तो हो सकता है ऑप्शंस गलत भी टिक हो जाएं। बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट गुड। सो स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यानी 51 क्वेश्चन जो है बोल रहा है 1 माइक्रॉन इज़ इक्वल टू, 1 माइक्रॉन की वैल्यू किसके बराबर है। कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ऑलरेडी दिख रहा होगा कि सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसमें आंसर ऑलरेडी कलर्ड है, राइट। बट नहीं, इसका करेक्ट आंसर कुछ और है। अब कौन सा है वो मैं बताऊंगी। ये मिसप्रिंट है एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट। सो पहले हमको ये देखना है कि जो ऑप्शंस हैं उनकी यूनिट किस में दी गई है, मिलीमीटर में, राइट। तो हमें 1 माइक्रॉन और मिलीमीटर के बीच में रिलेशनशिप अगर पता होगा तो हम ईजिली आंसर को टिक कर पाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 माइक्रॉन, राइट। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 माइक्रॉन। अब यहाँ से क्योंकि हमें 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू वैल्यू निकालनी है तो 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/1000, दैट इज 0.001 मिलीमीटर। सो फ्रॉम दिस रिलेशनशिप वी गेस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी, that is 0.001 mm. So C option is not the correct option, D option is the correct answer, right। इसीलिए कभी कभी होता है ना कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो देखा था कि हाँ ये आंसर ऐसा था तो हमें यही टिक करना चाहिए, तो लाइक कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर 100% श्योर अबाउट दैट क्वेश्चन देन ओनली करेक्टेड। ऑल्दो इसमें माइनस मार्किंग का कोई इशू नहीं है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट अगर आप नीट वगैरह का एग्ज़ाम देते हो या कोई अदर ऐसा एग्ज़ाम अटेंड करते हो जिसमें आपका माइनस मार्किंग है, स्टेप मार्किंग है, सो उसमें आपको ध्यान देना होता है। आप गेस करके क्वेश्चन के आंसर्स को टिक नहीं कर सकते। इफ़ यू आर 100% confidently you know that this is the correct answer, then only you have to fill that MCQ type question, okay। So moving to the next question, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is an auxiliary unit। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, दैट इज़ रेडियन, स्टेरेडियन, एम्पियर, बोथ ए एंड बी। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी ये क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, जो भी आंसर्स ऑलरेडी कलर्ड हैं, आंसर पे पहले फोकस मत करना अपना। क्वेश्चन को रीड करना, ऑप्शंस देखना, खुद से आंसर करने की पहले कोशिश करना, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि सी ऑप्शन गलत था, डी आंसर करेक्ट था। ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जिनमें जो येलो से हमने टिक मार्क किया है वो गलत भी हो सकते हैं। सही आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, इसीलिए जो इसमें आंसर कलर्ड है उस पर बिल्कुल मत जाना, अपना माइंड यूज़ करना। और नहीं अगर आता है तो मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, तो आप मेरा जो भी मैं एक्सप्लेशन है वो समझो और फिर उसके बाद अपना जो भी आंसर है उसको समझ के अपने माइंड में बैठाओ, राइट। सो यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो कि ऑक्सिलरी यूनिट है। ऑप्शन है रेडियन, स्टेरेडियन, एम्पियर, बोथ ए एंड बी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ ऑक्सिलरी यूनिट। तो ऑक्सिलरी यूनिट इन द सेंस सेपरेट यूनिट, जो एक्चुअल यूनिट होती हैं, जैसे कि एसआई यूनिट हो गई, एमकेएस यूनिट हो गया, एमकेएस सिस्टम सॉरी, एंड सीजीएस यूनिट हो गया। तो ये सारी जो यूनिट है इनसे कुछ एक्चुअल यूनिट से हट के होती हैं, सेपरेट होती हैं, जिनका एक अपना अलग ही वजूद होता है, राइट। उनसे रिलेशन नहीं है इनका। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, यानी कि रेडियन एंड स्टेरेडियन ये दोनों ही ऑक्सिलरी यूनिट हैं, राइट। स्टेरेडियन का नाम थोड़ा न्यू लग रहा होगा, राइट, कि ये किसकी यूनिट है। तो जो हमारा सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल,
राइट। तो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन और रेडियन दोनों ही ऑक्सिलरी यूनिट्स में आएंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ यूज टू एग्जामिन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं जो जनरल नॉलेज से बेस्ड है, उनका ज़रूरी नहीं है कि फिज़िक्स को रिलेशन हो, राइट, लेकिन फिर भी वो आते हैं क्योंकि ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, ओडोमीटर, एंडोस्कोप। इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। सो हम अभी किसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? नर्सिंग का, राइट। तो नर्सिंग से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है दैट अगर बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को हमें देखना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी, दैट इज़ एंडोस्कोप। एंडोस्कोप एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें आगे एक कैमरा लगा होता है जिसको हम प्रोब बोलते हैं। इसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू द हमारा ओरल कैविटी, राइट, जिससे कि ये हमारे अंदर ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में या अंदर जो भी इंटेस्टाइन वगैरह उधर पे जाता है। एंड वहाँ पे अगर हमारे इंटरनली कोई भी डिफेक्ट है किसी ऑर्गन में, लिवर वगैरह में या स्टमक वगैरह में या ईसोफेगस में, तो हम उस कैमरा के थ्रू बाहर हमारा जो स्क्रीन होती है वहाँ पर हमें इसका जो भी इंटरनल जो विजुअलाइजेशन है वो हम यहाँ पर देख पाते हैं, राइट। तो इंटरनल ऑर्गन्स को हम देखते हैं किसकी हेल्प से? एंडोस्कोप की वजह से, और इस प्रोसीजर को बोलते हैं एंडोस्कोपी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द हाइट और एलिवेशन। ज़्यादा हाइट या एलिवेशन को मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो इसको नाम तो आपको लर्न करना होगा, इसका कोई सॉल्यूशन टाइप क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन है माइक्रोमीटर, टेलीमीटर, हिप्सोमीटर, टोनोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज़ हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम हाइट या एलिवेशन को मेज़र करते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम तक ये नाम याद ही रहे, तो एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है इसको लर्न करने का, H फॉर हाइट, H फॉर हिप्सोमीटर। सो H से मे बी आपके माइंड में ये क्लिक कर जाए इफ़ अगर ये क्वेश्चन सेम रिपीट होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेज़र द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्ट करंट डैश इज़ यूज्ड। डायरेक्ट करंट को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ होता है? टैकोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर, tangent galvanometer. So as you can see, D option is the correct answer, that is tangent galvanometer. tangent galvanometer की हेल्प से हम डायरेक्ट करंट को मेज़र कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा 56 क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो हमारा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं उनका करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है, जिसमें से 3 चीज़ें हम कॉमनली देख सकते हैं हमारे ऑप्शंस में दी गई हैं। एक हमारा स्टील दिया गया है, एक हमारा वाटर दिया गया है, और थर्ड हमारा प्लास्टिक दी गई है। सो आंसर को टिक करने से पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी इन द सेंस, थर्मल मीन्स हीट, राइट, और कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्शन, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट का ट्रांसफ़र एक तरीके से। तो इनमें से कौन सा जो कौन सा मटेरियल है, कौन सी ऐसी चीज़ है, स्टील है, वाटर है या प्लास्टिक है, जिसमें सबसे पहले हीट का ट्रांसफ़र होता है ज़्यादा फास्ट? तो स्टील में हीट का ट्रांसफ़र फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, एंड वाटर में भी हीट का ट्रांसफ़र फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा स्टील में ग्रेटर देन वाटर, देन ग्रेटर देन प्लास्टिक, राइट। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मीन्स हो गया हीट का ट्रांसफ़र, ठीक। तो हीट का ट्रांसफ़र किस में सबसे पहले ज़्यादा होगा? स्टील में, देन वाटर, देन प्लास्टिक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज स्टील ग्रेटर देन वाटर, ग्रेटर देन प्लास्टिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड मैटर डैश डैश डैश। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? तो हमें इसके लिए इन दोनों में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी से, राइट। तो इस रिलेशनशिप से हम पता कर सकते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी ऑब्वियसली हैव टू डिक्रीज़, ताकि ये एक बैलेंस में रहें। सो थर्मल में यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होगी। सो दैट बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ द एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाइड ऑन अ बॉडी
टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एज ए एक्सटर्नल एनर्जी यानी बाहरी ऊर्जा की तरह काम करता है बॉडी को उसकी जगह से हटाने के लिए, उसकी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशंस उसको चेंज करने के लिए, राइट। तो अगर हम किसी पार्ट बॉडी में या कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी प्लेस से रिप्लेस होगा, राइट। अगर हम इसको पीछे से धक्का देते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा रॉक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मूव होकर आगे खिसकेगा, राइट। तो कौन सी ऐसी एक्सटर्नल एनर्जी है जिससे कि हम किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्स, दैट इज ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MCQ जो है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है। यहाँ पे बोल रहा है इफ़ अ कार इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप आफ्टर 45 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इन द सेंस ऑफ नेगेटिव एसेलरेशन, राइट। एसेलरेशन का नेगेटिव फॉर्म को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इन द सेंस हमको एसेलरेशन ही निकालना है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, और एसेलरेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस जो हमारी यूनिट दी गई हैं, यूनिट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स में तो यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर यूनिट सिमिलर नहीं है तो क्वेश्चंस के आंसर्स ऑब्वियसली गलत होंगे। तो सबसे पहले यूनिट पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया गया है, दैट इज़ CGS यूनिट में दिया है। एंड यहाँ पे वेलोसिटी की जो यूनिट है दैट इज़ किलोमीटर पर आवर, वो हमको दी है SI यूनिट में। तो हम अगर 72 किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो भी वैल्यू है उसको 3.6 से डिवाइड कर दो, राइट। तो जब हम 72 को 3.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये आप सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा, राइट। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इज इक्वल्स टू हमको दिया है 45 सेकेंड, और लास्ट में यहाँ पे बोल रहा था स्टॉप। स्टॉप इन द सेंस जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0, और हमें निकालना है a फॉर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस at। फाइनल वैल्यू 0 थी वेलोसिटी, u हमारा 20 है, प्लस a हमें निकालना है और ये हमारा होगा 45। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा हो जाएगा -20/45। जब अब क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया तो ऑलरेडी ये जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन कहलाएगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू आएगी। एंड 20 जब 45 आप करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं आया तो आप फिर से इसको रिवर्स करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन। सरफेस टेंशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ऑल ऑफ दिस। तो जो सरफेस टेंशन होता है वो इन तीनों पर ही डिपेंड करता है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे एंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड। मैट्रिक्स सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं? तो इसको हम MKS सिस्टम भी बोलते हैं इन शॉर्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, डेराइव क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? सो इसका करेक्ट आंसर होगा C, दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पिगमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन यानी कलर है जो सेकेंडरी पिगमेंट की तरह काम नहीं करता है? तो ऑप्शन होगा D, दैट इज येलो। फिर है व्हेन यू लुक एट अ मिरर। जब आप मिरर में देखते हैं द इमेज यू सी इन द मिरर इज डैश इमेज। तो मिरर में जो इमेज बनती है आपकी वो कैसी होती है? रियल, वर्चुअल, रिफ्लेक्टेड, प्लेन? सो द करेक्ट आंसर इज A, दैट इज वर्चुअल, दैट इज नॉट द रियल इमेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज द रेनबो। रेनबो किस टाइप का स्पेक्ट्रम है? नेचुरल, आर्टिफिशियल, बोथ A एंड B। सो इट्स ट्रू दैट इट्स अ नेचुरल स्पेक्ट्रम क्योंकि ये नेचर में ऑलरेडी पाया जाता है, राइट। कोई भी लाइक आर्टिफिशियली कोई टेक्निक का यूज़ करके हम इसे नहीं बनाते हैं, ये अपने आप ही बनता है एंड फाउंड इन द नेचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई यूनिट नहीं होती? सो द करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फिर द प्राइमरी कॉज ऑफ मोशन इज।
मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभी मैंने बताया था कि कौन सी ऐसी एक्सटर्नल एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी को उसके रेस्ट ऑफ स्टेट या यूनिफॉर्म मोशन से चेंज करवा सकती है उसको, तो वो होता है फोर्स। फिर है ग्रेविटेशनल मास इज़ अ डैश क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल जो मास होता है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, स्केलर, टेंसर या नन ऑफ द अबव? सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इन द सेंस जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। मोमेंटम जो होता है बॉडी का वो किस पर डिपेंड करता है? तो मोमेंटम डिनोटेड बाय पी इज इक्वल्स टू होता है एम डॉट वी। तो इस रिलेशनशिप से हम सिंपली देख सकते हैं जो मोमेंटम है वो बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी दोनों पर ही डिपेंड करता है। सो ओनली ऑन इट्स वेलोसिटी, ओनली ऑन इट्स मास। सो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है। फिर है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज पैरेलल टू। जो फोर्स होता है बॉडी पे एक्ट करता है वो किसके पैरेलल होता है? तो इट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू एक्सेलरेशन, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये ए के हमेशा पैरेलल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी हुज मोमेंटम इज अ कांस्टेंट मस्ट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, बिकॉज पी इज इक्वल्स टू एम डॉट वी। तो जैसे जैसे पी चलेगा वैसे वैसे वी चलेगा, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल व्हील इज। जो बाईसाइकिल के जो पहिए होते हैं, व्हील होते हैं, उनका मोशन कैसा होता है? ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और बोथ ए एंड बी। तो आंसर को टिक करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसलेटरी, रोटेटरी मोशन होता क्या है। तो जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है रोटेशन अराउंड द स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर कोई व्हील है तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे रोटेट करके जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन हो रहा है, तो ट्रांसलेटरी मोशन। और रोटेटरी मोशन होता है मोशन अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। मतलब ये बीच का जो ये सेंटर है ये इसका फिक्स्ड एक्सिस है व्हील का, और इसके अराउंड भी ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, राइट। तो फिक्स्ड एक्सिस पे भी मूव कर रहा है एंड स्ट्रेट लाइन में भी मूव करता हुआ जा रहा है। दैट मीन्स इसमें ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी दोनों मोशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू, तो एफ डॉट एस होता है हमारा इम्पल्स। देन इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो हमें फॉर्मूला पता है दैट आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, दैट इज मास ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ द बॉडी का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि रेडियस ऑप्शन में है नहीं, मास है, तो हम मास को करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। फिर बोला है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसके लिए हमें पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे हम उसका जो डायमेंशन है वो निकाल सके। तो हमें पता है दैट ई इज इक्वल्स टू एच डॉट न्यू, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, ठीक। और यहाँ ई है एनर्जी और एच हमारा है प्लैंक कांस्टेंट। तो एच की हमें क्योंकि डायमेंशनल क्वांटिटी निकालनी है तो ये हो जाएगा ई बाई न्यू। न्यू क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, और एनर्जी की हमें पता है जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल माइनस टू टी माइनस टू, एंड फ्रीक्वेंसी होता है हमारा टी माइनस वन। सो वन ऑफ देम इज कैंसल्ड, तो हमारा आंसर बचा एम, सॉरी यहाँ पे L2 था नॉट माइनस टू, ML2 T माइनस वन, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट कैन नॉट बी पोलराइज्ड। लाइट पोलराइज नहीं हो सकती बाय डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वुड टेक प्लेस इफ लाइट पासिस। अगर लाइट ग्लास से वाटर में जाएगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज डबल्ड। अगर लेंथ पेंडुलम की डबल कर दी जाए एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बॉल इज रिड्यूस टू हाफ, और बॉल का जो डायमीटर है उसको हाफ कर दिया जाए, हाफ करिए मतलब रिड्यूस कर दिया जाए, दैन इट्स टाइम पीरियड विल बी। उसके टाइम पीरियड में क्या फ़र्क आएगा? तो हमें इसके टाइम पीरियड और बाकी जो लेंथ और डायमीटर में रिलेशन पता होना चाहिए। तो टी इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई अंडर रूट L/G, राइट। तो
तो यहाँ पे क्योंकि रेडियस यानी डायमीटर का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में कुछ ऐसी वैल्यू है नहीं। 2 पाई और ये जो हमारा जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट हो गए, तो सिंपल सा रिलेशन निकल के आता है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। और लेंथ हमारी क्योंकि डबल हो गई है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा T इज इक्वल्स टू √2, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज √2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक वायर्स आर जनरली कोटेड विथ। इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं वो किससे कोटेड होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम PVC भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री डैश 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 इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें क्या प्रेजेंट हो जिससे वो बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा, या जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छा होगा, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो ऑब्वियसली बात है दैट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फॉग वी कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ, हम किसकी वजह से देख नहीं पाते हैं धुंध में या फॉग में, दैट इज डी, दैट इज स्कैटर्ड लाइट। डैश डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड को डिटरमाइन कर लेती है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 द वर्क डन इज। तो वर्क डन और फोर्स में रिलेशन होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू F.S, डॉट मीन्स FS cos थीटा, राइट। और क्योंकि फोर्स और वर्क डन के बीच में रिलेशनशिप जो है, एंगल है, वो 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, सो द होल आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द चेंज इन अ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये एक्सेलरेशन की ही डेफिनेशन है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड। जब जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा हो, दैन इट इज़ सेड टू बी मूविंग विद सुपरसोनिक स्पीड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एग्जिस्ट एज डैश इन इट्स सॉलिड स्टेट। वाटर सॉलिड स्टेट में किस तरह में पाया जाएगा, तो आइस के फॉर्म में। अगर वाटर को हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे दैट मीन्स वो बर्फ बन जाएगा ना, तो आइस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वोल्ट इज इक्वल्स टू डैश इंटू 3 ohms। तो हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए, दैट V इज इक्वल्स टू IR, दैट इज करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो वोल्ट की हमें वैल्यू दी है 18, I यानी करंट हमें निकालना है, R की वैल्यू दी है 3 ohm, तो ये हमारा हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 6 एम्पियर, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी डैश जनरेट्स मोर पावर देन विंड एनर्जी। जो सोलर एनर्जी होती है वो समटाइम्स, कभी कभी विंड एनर्जी से भी ज़्यादा पावर जनरेट करती है। प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन स्टार्स ड्यू टू, स्टार्स में प्लाज्मा क्यों फॉर्म होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत 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 हाई होता है। लेकिन हमें शाम के टाइम पे या रात में जो स्टार्स दिखते हैं तो हमें लगता है लाइक ये साइन ऑफ लाइक कूल है, ठंडे होते हैं, ठंडक पैदा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो डिस्टेंस होती है अर्थ से वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइक सन से भी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई ये हमें उतने हॉटर अपीयर नहीं होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना तो रियल में इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वेव्स इंक्लूड विजिबल लाइट वेव्स, एक्सरे, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यूवी रेज, इंफ्रारेड वेव्स, राइट। तो ऐसी कौन सी वेव्स होती हैं जिनमें विजिबल लाइट वेव्स होता है, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। इसमें से कौन सी ऐसी वेव है जो कि साउंड वेव्स का करेक्टर नहीं होता है, दैट इज नेचर। देन इकोकार्डियोग्राम इज यूज्ड इन, इकोकार्डियोग्राम किस में यूज़ होता है, लाइक उसमें क्या रेडिएशन वगैरह आती है या एक्सरे वगैरह होता है या कोई इलेक्ट्रिसिटी होती है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी इफिशियंसी। कौन सा ऐसा लैम्प होता है जिसमें हाईएस्ट इफिशियंसी एनर्जी होती है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज LED, दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय स्पेसक्राफ्ट टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को कम से कम कितनी स्पीड की ज़रूरत है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 7 miles per second. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g का फॉर्मूला होता है कैपिटल G दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m यानी मास ऑफ द बॉडी बाय रेडियस का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। The last but not the least, if a plane travels a distance of 4000 meter with the work done of 2000 joule, then the force applied is, अगर जो distance है वो हमारा होगा 4000 that is S और वर्क डन हमारा दिया है 2000 जूल, तो हमें फोर्स निकालना है। तो अभी मैंने एक रिलेशनशिप बताया था दैट इज W इज इक्वल्स टू F डॉट S, राइट। तो वर्क डन हमको दिया हुआ है यहाँ पे और एस की वैल्यू भी हमें दी हुई है, हमें फोर्स निकालना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं एंड आप देख सकते हो करेक्ट आंसर ए दिया है, तो इसको अगर जब आप सॉल्व करोगे तो ए आंसर नहीं आएगा। इवन इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे 2000 की जगह 20,000 होगा, राइट। नाउ अब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, दैट इज़ 20,000 दैट इज़ वर्क डन, और ये ऐसा हमारा नीचे जाएगा दैट इज़ डिवाइडेड बाई 4000। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। सो दीज आर ऑल द 50 क्वेश्चंस जो मैंने आपसे शेयर किए एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।